अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हम लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ये पढ़ लिया था कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसके अंदर क्या चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, अब देखें, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक तो कॉन्सेप्ट ये था ना कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, उसका रीज़न प्राइस होगा। मतलब प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम होगी, प्राइस के कम होने की वजह से ही डिमांड बढ़ेगी। तो वो तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन देखें, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता ना यार। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है प्राइस के अलावा। यानी प्राइस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़ सकती है और कम हो सकती है। इस सिनेरियो को प्राइस के, देखो, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रही है और कम हो रही है, वो तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। प्राइस के अलावा अगर किसी चीज़ की वजह से डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है तो वो लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी होगा यार। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नॉन प्राइस फैक्टर्स कहेंगे, जिसको अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड भी कहा जाता है और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहा जाता है और इसको प्री कंडीशंस भी कहा जाता है आपके पास। तो हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये क्लियर हुआ है कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड में इजाफा या कमी हो रही है तो वो आपके पास लॉ ऑफ डिमांड होता है। लेकिन प्राइस के अलावा अगर किसी चीज़ की वजह से डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है तो वो नॉन प्राइस फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, अजम्पशंस, प्री कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहलाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग पहले जहन में रखें कि कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। पहली चीज़ तो प्राइस थी। प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ती है, कम होती है, वो तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। प्राइस के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से पहली चीज़ जो है वो आपके पास इनकम है। इनकम का मतलब क्या हुआ? आमदनी हो गई। जो पैसे हमारे पास मौजूद हैं, जो हम खर्च करेंगे, उसे हम इनकम कहेंगे। मतलब इनकम के बढ़ने या कम होने की वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है या कम हो सकती है। कैसे समझे? देखिएगा, इनकम के केस के अंदर लेट सपोज हमारे एक बंदा ले लेते हैं, जैसे हम रहीम भाई ले लेते हैं। हमारे अब्दुल रहीम भाई जो हैं, उनको घर से पैसे मिले कि भाई तुम वापसी पे ना आते हुए जो है वो लेट सपोज फ्रूट्स ले आना। अब हमारे रहीम भाई जो है वो पूरा दिन काम काज करने के बाद फारिग हुए। फारिग होके उन्होंने कहा यार वो घर वालों ने कहा था फ्रूट लेके आने। अच्छा, घर से पैसे कितने मिले भाई को? भाई को घर से जो है वो 100 रुपये मिले थे। लेट सपोज 100 रुपये मिले इनको। यार भाई आप 100 रुपये में ना थोड़े से फ्रूट ले आना। भाई ने कहा ठीक है। अब भाई हमारे फारिग हुए। अब पता नहीं हम किस ज़माने में रह रहे हैं, हमारी एग्जाम्पल्स में जो कीमतें हैं वो शायद पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की है। ठीक है, तो अब देखें हमारे भाई के पास 100 रुपये। अब क्या हुआ कि भाई हमारे फ्रूट वाले के पास गए। उसने कहा भाई ये सेब कितने रुपए किलो है? उसने कहा भाई 10 रुपये किलो है। मैंने कहा ना पता नहीं किस ज़माने में हम रह रहे हैं। रहीम भाई खुश भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई किस ज़माने में रह रहे हैं आप, लेकिन खैर है, हम एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो भाई 10 रुपये किलो सेब है। तो भाई के पास कितने हैं? 100 रुपये। भाई ने 100 रुपये में कितना किलो ख़रीद लिया? 10 किलो ख़रीद लिया। तो भाई पहले दिन की कहानी क्या है? हमारे अब्दुल रहीम भाई के पास 100 रुपये, 10 रुपये किलो है सेब और 10 किलो भाई लेके घर चले गए। अब घर वालों ने सेब वेब खाए, सुबह भाई उठे, दोबारा नौकरी पे जाने लगे, तो भाई को घर वालों ने 200 रुपये दिए। आज गया तुम कल सेब बहुत अच्छे लाए थे, 200 रुपये ले लो, आज ज़्यादा ले आना। अच्छा, भाई वापस जॉब पे आए, फ्री हुए, रात में जाने का टाइम इनका आया, तो ये वापस फ्रूट वाले के पास गए। अब फ्रूट वाले के पास जाके इन्होंने कहा कि भाई कितने रुपए किलो है? तो फ्रूट वाले ने कहा भाई कल भी 10 रुपये किलो था सेब, आज भी 10 रुपये किलो है। तो इसने कहा ये लो 200 रुपये, मुझे 20 किलो दे दो। अब आप मुझे बताएं कि आज इन्होंने कितना ख़रीदा? 20 किलो। कल इन्होंने कितना ख़रीदा था? 10 किलो। कल कीमत कितनी थी? 10 रुपये। आज भी कीमत कितनी है? 10 रुपये। लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं हुआ ना यार, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक क्या था कि प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। अगर प्राइस कम होगी तो ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी ना। यानी 10 से 20 किलो होने के लिए कीमत का 10 रुपये से कम होना ज़रूरी है। लेकिन आप नोट करें, कीमत कम नहीं हुई, कीमत वही 10 रुपये है। यानी कल भी 10 रुपये थी, आज भी 10 रुपये, लेकिन
ये अब कल 10 किलो खरीद के गए, आज 20 किलो खरीद के गए, यानी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई ना, यानी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने का रीजन प्राइस कम होगी तो ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई लेकिन प्राइस अभी भी वही है। तो भाई ये डिमांड किसकी वजह से बढ़ी? सर ये डिमांड इनकम बढ़ने की वजह से बढ़ी। तो हमें क्लियर क्या हुआ कि इनकम के बढ़ने या कम होने की वजह से भी डिमांड में इजाफा या कमी हो सकती है, कीमत वही रहेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड होने के लिए कीमत का कम होना ज़रूरी है डिमांड के बढ़ने के लिए। तो यहाँ डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन प्राइस वही है, तो लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं अप्लाई हुआ। तो ये अदर फैक्टर हो गया। अदर फैक्टर का मतलब प्राइस इज़ नॉट द रीज़न, यानी प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बढ़ी। यहाँ डिमांड जो बढ़ी है वो इनकम की वजह से बढ़ी है, तो इनकम इज़ द अदर फैक्टर, नॉन प्राइस फैक्टर। तो हमें क्लियर हुआ कि इनकम में इजाफा और कमी की वजह से भी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ सकती है और कम हो सकती है। इसी तरीके से जब इनके पास 50 रुपये थे, इनकम कम हुई, 50 रुपये हुई, तो सेब अभी भी 10 रुपये किलो है, तो ये कितना खरीद के गए? 5 किलो। तो तीनों केसेस के अंदर अगर आप नोट करें प्राइस वही है लेकिन डिमांड में इजाफा या कमी हो रही है। तो डिमांड में जो इजाफा या कमी हुई है इसका रीज़न प्राइस नहीं है, इसका रीज़न इनकम है। और रीज़न अगर प्राइस नहीं है, कोई और है, तो वो अदर फैक्टर्स, नॉन प्राइस फैक्टर, अजम्पशंस या फिर प्री कंडीशंस कहलाती हैं आपके पास। तो जो पहला अदर फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड का, वो क्या है हमारे पास? इनकम है। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इनकम का या किसी भी अदर फैक्टर का जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें देखें, इसमें हम पहले ना सिर्फ ये दो चीज़ें ले रहे हैं, यानी डिमांड बढ़ गई इनकम के बढ़ने की वजह से और प्राइस वही है। अब देखें वाई एक्सिस पे हमने रख दिया प्राइस को, एक्स एक्सिस पे रखा हमने क्वांटिटी डिमांडेड को। अब कीमत क्या है? 10 रुपये, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो पहले 10 थी फिर 20 हो गई है। गौर से सुनते रहिएगा इसको समझने के लिए यहाँ पर। अब देखें पहले हमने क्या किया, पहले हमने 10 के और 10 का एक पॉइंट बना दिया, फिर दूसरा हमने 10 और 20 का एक पॉइंट बना दिया। अब जब 10 और 10 का पॉइंट था, इसकी लाइन जब हम बनाएंगे तो वो यूँ बनेगी आपके पास, ऐसा ही है। अब ये बन गई लाइन आपके पास, 10 और 10 का पॉइंट बन गया हमारे पास। अब 10 और 20 का पॉइंट बनाने के लिए तुम्हें लाइन चेंज करनी पड़ेगी। लाइन चेंज क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि 10 पे 20 वाला पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि 20 वाला पॉइंट बनाने के लिए यानी डिमांड बढ़ गई है ना, तो प्राइस का कम होना ज़रूरी है। तो अगर इसी एक लाइन के ऊपर अगर हमें दूसरा पॉइंट बनाना होगा तो हमें प्राइस को कम करना ज़रूरी है, लेकिन प्राइस तो कम हुई नहीं है। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब अब इस लाइन के ऊपर ये दूसरा वाला पॉइंट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक और लाइन बना के ये पॉइंट बना देंगे। तो आपने नोट किया होगा, देखें ये वाली लाइन बन गई अब आपके पास, और अब इस लाइन के ऊपर 10 रुपये और 20 का पॉइंट बन जाएगा। और जो पहले था वो 10 और 10 का पॉइंट था, तो पहले वाली लाइन का नाम हमने डी रख दिया, डी फॉर डिमांड कर्व हो गया। और दूसरा वाला पॉइंट जो था वो बाद का वाला पॉइंट 10 और 20 का था, तो उसका नाम, उस लाइन का नाम हमने D1 रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। देखें जब डिमांड बढ़ेगी तो ये बाहर की तरफ जाएगा और डिमांड कम होगी तो ये अंदर की तरफ आएगा। तो इस वक्त डिमांड बढ़ रही है तो D से D1 की तरफ जा रहे हैं हम, यानी इससे इसकी तरफ जा रहे हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। किसकी वजह से बढ़ी है? अदर फैक्टर की वजह से बढ़ी है। अदर फैक्टर का वर्ड कब यूज़ करेंगे? जब प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रही होगी, किसी और चीज़ की वजह से बढ़ रही होगी। तो इंक्रीज इन डिमांड है किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। और वो अदर फैक्टर हमने क्या लिया है? इनकम लिया है। और जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं डिमांड शिफ्ट आउटवर्ड्स हो रही है, बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट होने का मतलब ये होता है कि दो डिमांड कर्व बनेंगे आपके पास। तो ये बात आपने जहन में रखनी है
कि जब भी अदर फैक्टर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होंगे हमेशा दो डिमांड की लाइंस बनेंगी, यानी दो डिमांड के कर्व बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर डिमांड बढ़ रही होगी तो डी से D1 की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, जिसे हम शिफ्ट आउटवर्ड्स कहते हैं या शिफ्ट टू द राइट कहते हैं आप। तो क्लियर ये हुआ कि सर इनकम के केस में इनकम इज द अदर फैक्टर, इनकम की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही होगी तो इनकम इज द अदर फैक्टर, दो डिमांड कर्व बनेंगे जिसे हम कहेंगे शिफ्ट आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही होगी। और अगर डिमांड कम हो रही होती, जैसे अगर हम इन दोनों को लें 100 और 50 वाले पॉइंट को लें तो 10 और 5 हो जाएगा, तो शिफ्ट इनवर्ड्स हो जाएगा। वो शिफ्ट इनवर्ड्स कैसे होगा? ये D1 जो है वो D बन जाएगा और D जो है वो D1 बन जाएगा, और एरो बाहर के बजाय अंदर की तरफ बनेगा आपके पास, और इसको हम 10 बोल देते हैं और इसको हम 5 बोल देते हैं। तो ये शिफ्ट इनवर्ड कहलाएगा। इंक्रीज की जगह आप वर्ड यूज करेंगे डिक्रीज का, ठीक है। शिफ्ट इनवर्ड्स की जगह आप वर्ड यूज करेंगे, शिफ्ट आउटवर्ड्स की जगह आप वर्ड यूज करेंगे शिफ्ट इनवर्ड्स का। तो कोई भी अदर फैक्टर, नॉन प्राइस फैक्टर, अजम्पशन या प्री कंडीशन होगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, यानी दो डिमांड कर्व बनेंगे। और जब भी लॉ ऑफ डिमांड होगा एक डिमांड कर्व बनेगा, और एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये लॉ ऑफ डिमांड है। दो डिमांड कर्व बनेंगे जब अदर फैक्टर, नॉन प्राइस फैक्टर, अजम्पशन या प्री कंडीशन होगी आपके पास। तो पहला रीजन इनकम था। दूसरा रीजन जो है वो एडवर्टीजमेंट है। अब एडवर्टीजमेंट की वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है, कम हो सकती है, बिना कीमतें बढ़ाए या कीमतें कम किए। कैसे? लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हो तो एडवर्टाइज करने का मतलब होता है आप उन लोगों के नॉलेज में अपना प्रोडक्ट लेके आते हो जिनको उसके बारे में नहीं पता होता, और जब वो लोग भी वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है बिना प्राइस कम किए। ऐसा ही है। तो बिना प्राइस कम किए डिमांड बढ़ रही है, या बिना प्राइस बढ़ाए डिमांड कम हो रही है किसी और चीज़ की वजह से, तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, ये अदर फैक्टर्स हैं। अब हम एडवर्टीजमेंट की जो बात कर रहे थे इसमें समझें। जैसे यार एक ये जो कलर गोरा करने वाली क्रीमें बहुत आती हैं, और ये पता नहीं क्यों लोग ऑब्सेस हैं इन चीज़ों से। खैर, कहने का मकसद क्या था कि जैसे ग्लो एंड लवली है, फेयर मैन है, पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें आ चुकी हैं। इनमें से ना एक क्रीम है कलर गोरा करने की, जो कि ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, फाइजा ब्यूटी क्रीम 223190। अब ये जो फाइजा ब्यूटी क्रीम है, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या, यार ये कलर गोरा करने वाली क्रीमें तो बहुत है, अब हर बंदा ये कलर गोरा करने वाली क्रीम तो अफोर्ड कर नहीं पा रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक सस्ती सी क्रीम निकालते हैं, और ये क्रीम जो है ना ये हर किसी को अफोर्ड कर सकता होगा, तो हम उनके लिए ही निकाल लेंगे। इन्होंने क्रीम निकाली, ठीक है, नाम उसका रख दिया इन्होंने फाइजा ब्यूटी क्रीम, और ऊपर से ट्रेडमार्क भी रख दिया। इन्होंने कहा हमारा ट्रेडमार्क भी है 223190, कोड देख के खरीदें, ठीक है, नकल से होशियार रहे आप। हमने कहा भाई अब इसकी भी नकल से होशियार रहें। खैर, अब क्या हुआ, इन्होंने पहले जो है ना ये हम अंडर प्रिविलेज या जो बहुत ज़्यादा हमारे जो हल्के एरियाज़ हैं, जो गरीब तबके वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर इन्होंने ये क्रीम अपनी लॉन्च की और दुकानों पे रखवाई। फिर इन्होंने जो है वो केबल वगैरह पे जो एड्स आते हैं, जो टीवी वगैरह पे नहीं, जो केबल वाले ऑपरेटर्स वाले जो खुद अपने चैनल्स चलाते हैं, उसमें इन्होंने एड्स देना शुरू कर दिए। लोगों को पता चलना शुरू हो गया इसके बारे में। अब पहले लेट सपोज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये लोअर एरियाज थे, सिर्फ वहाँ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल खरीदना लोगों ने शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा यार हमारी ना प्रोडक्ट को हम आगे दूसरे अच्छे एरियाज़ पे भी मार्केटिंग करते हैं। फिर उन्होंने ऐड बनाया, टीवी कमर्शियल बनाया, और जियो पे चला रहे हैं, ARY पे चला रहे हैं, मल्टीपल जो है वो बड़े बड़े चैनल्स पे इन्होंने ऐड चलाना शुरू कर दिए। जिन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था उनको भी इस प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। जब उन सबको इस प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया तो कुछ लोग तो होंगे ना जो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब तो समझ में क्या आया, एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से जो डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये डिमांड इसलिए बढ़ी कि फाइजा ब्यूटी क्रीम वालों ने प्राइस कम कर दी थी? नहीं, ये डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अच्छी की थी। तो क्लियर हमें ये हुआ कि अच्छी एडवर्टाइजमेंट करते हो तो तुम्हारी डिमांड बढ़ जाती है,
और डिमांड बढ़ती है एडवर्टाइजमेंट की वजह से, तो ये अदर फैक्टर है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। और जहां अदर फैक्टर होगा वहां दो डिमांड कर्व बनेंगे। अब देखें ना, जो स्टिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि स्टिंग आपने पी और वो थोड़ा सा नाच गाना करके वो लात मारता है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। वो थोड़ी देर में दूसरा लात गाना करके वो कश्ती पे लात मारता है, वो बोट जो है, वो शिप जो है, जो कश्ती जो है, वो स्टार्ट होकर चलना शुरू हो जाती है। ड्यू का ऐड दिखाते हैं, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, मतलब ड्यू नहीं पियोगे तो जियोगे नहीं तुम। तो कहने का मकसद क्या है कि ये एडवर्टिजमेंट्स हैं, इन एडवर्टिजमेंट्स के थ्रू जो है वो हमें कन्विंस कर रहे होते हैं कि हम वो प्रोडक्ट यूज़ करें, और जब हम कन्विंस हो जाते हैं तो हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, डिमांड बढ़ जाती है बिना प्राइस के कम किए हुए। तो एडवर्टिजमेंट भी जो है वो हमारे पास एक अदर फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड का, और इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है और कम हो सकती है बिना प्राइस में इजाफा या कमी किए। फिर जो तीसरा अदर फैक्टर है हमारे पास वो है फैशन, ट्रेंड एंड टेस्ट। जब हम फैशन, ट्रेंड एंड टेस्ट की तरफ आते हैं तो इसका मतलब क्या है, देखो फैशन है, चेंज होता रहता है, ट्रेंड है, आज किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, कल किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, टेस्ट है, टेस्ट खाने पीने की बात कर लो, कलर की बात कर दो, किसी भी चीज़ की बात कर दो। जब हम फैशन की बात करते हैं तो भाई पहले किसी ज़माने में ना, पुरानी मूवीज़ अगर आप देखो तो उसमें जो हीरो वगैरह होते थे वो फ्लैपर वाली पैंट पहनते थे बड़ी सी, ऊपर ये बड़े कॉलर वाली शर्ट पहनते थे, ऐसे ही होता था ना, और रंग बिरंगी पैंटें भाई, नॉट कमिंग स्लो। आजकल के दौर में आप येलो कलर की फ्लैपर पैंट पहनो, लंबे जूते पहनो और ऊपर बड़े कॉलर वाली शर्ट पहन के आप बाहर निकलो, आपको पत्थर मारेंगे बच्चे, बोलेंगे कोई पागल आदमी घूम रहा है यहाँ पर। क्या रीज़न है? रीज़न ये नहीं है कि सर ये बुरा है, रीज़न ये है कि सर ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है। मतलब ये जो फ्लैपर पैंट्स जो किसी ज़माने में हीरो पहना करते थे, इनकी डिमांड आजकल है नहीं सर। क्यों नहीं है? लोग क्यों नहीं खरीद रहे? क्या बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी? नहीं सर, ये आउट ऑफ फैशन हो गई थी। तो क्लियर ये हुआ कि फैशन की वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है और कम हो सकती है बिना प्राइस में चेंज लाए हुए। ट्रेंड है भाई, ट्रेंड चलता है हर चीज़ का, ठीक है। पहले जो था वो भाई ट्रेडिशनल टीचिंग थी, बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब जो है भाई हम लोग आईपैड्स पे पढ़ा रहे होते हैं, स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे होते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर जो आप देखेंगे मेरा, उसमें आप विजुअल एनिमेशंस के साथ देखेंगे, ठीक है। पीछे बोर्ड पे पढ़ लिखते हुआ आ रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्या है सर? ये ट्रेंड है, अब ये एक ट्रेंड चल गया है, तो लोग ट्रेंड के साथ वो चीज़ें यूज़ करना शुरू करते हैं। वैसे तो आजकल ट्रेंड सेलफोन का भी है भाई, अब सेलफोन भी स्मार्टफोन रखने का ट्रेंड आ गया है भाई। टिकटॉक देखना है, रील्स देखनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये चीज़ें आपने यूज़ करनी होती है। और आजकल वो नया आ गया है, क्या नाम है अपना, थ्रेड्स, ट्विटर का सब्स्टिट्यूट आ गया है। तो ये बड़ी एक चीज़ें हैं जो चल रही हैं मार्केट में, वो ट्रेंड हर कोई फॉलो कर रहा होता है। टेस्ट आ गया। अब टेस्ट की एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर इस तरीके से लें कि जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट में क्या है, जैसे आप पढ़ लिख के ना, थोड़ा पढ़ा बड़ा, अपने क्लासेस ली, आप थक गए, आप अम्मा के पास गए, अम्मा ने कहा बहुत थक गया होगा मेरा बच्चा, आज क्या खाएगा बता तू, उसका सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आपने कहा कि अम्मा मैं ना बिरयानी खाऊंगा। अम्मा ने बिरयानी बनाई, ला के सामने गर्मा गर्म बिरयानी रख दी। आपने कहा भाई क्या हो गया, आज सूरज कहाँ से निकला? अम्मा ने बिरयानी रखी, आपने बिरयानी खाई, आपने कहा ज़बरदस्त। सुबह उठे आप अगले दिन, आपने कहा यार जाने, अम्मा ने कहा नहीं बेटा नाश्ता करके जा, बिना नाश्ते के नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। आपने कहा अच्छा। अम्मा ने नाश्ते में बिरयानी रख दी, आपने कहा यार क्या बात है, नॉट कमिंग स्लो। फिर क्या होता है, फिर आपने बिरयानी खाई, आप चले गए, फिर आप दोपहर में वापस आए, फिर बिरयानी। आपने कहा देखो अम्मा ये मजाक अच्छा नहीं है, मतलब मुझे जो चीज़ पसंद है वो बार बार खिला के मुझे उससे नफरत क्यों करवा रहे हो? रिस्क है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं। तो आपने कहा अम्मा यार ये बार बार खिला के आप मुझे इससे नफरत क्यों करवा रहे हो यार? तो समझ में हमें ये आया कि इंसान का टेस्ट भी चेंज होता है भाई, वो बार बार एक चीज़ नहीं खा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोपहर में आपने अगर बिरयानी खाई है तो रात में आप सब्ज़ी खा रहे हो, तो दोपहर में जब आपने बिरयानी खाई तो बिरयानी की डिमांड बढ़ गई, रात में जब आपने सब्ज़ी खाई तो सब्ज़ी की डिमांड बढ़ गई और बिरयानी की डिमांड कम हो गई। अब रात में बिरयानी की डिमांड जो कम हुई है वो इस वजह से कम हुई है कि बिरयानी महंगी हो गई थी? नहीं सर, हमारा टेस्ट चेंज हो गया था, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, जिसकी वजह से
प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हमें क्लियर हुआ कि टेस्ट, ट्रेंड और फैशन, टेस्ट, ट्रेंड और फैशन, ये तीन चीज़ें भी डिमांड को बढ़ा सकती हैं और कम कर सकती है बिना प्राइस को बढ़ाए या कम किए हुए। तो जो पहला नॉन प्राइस फैक्टर हमारे पास था वो हमारे पास था इनकम। दूसरा जो नॉन प्राइस फैक्टर हमारे पास था, अदर फैक्टर था, वो एडवर्टीजमेंट। और तीसरा जो नॉन प्राइस फैक्टर हमारे पास है वो फैशन, ट्रेंड एंड टेस्ट है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अब चौथा जो हमारे पास नॉन प्राइस फैक्टर आता है वो आता है रिलेटेड गुड्स। देखें, जब हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं ना तो इसमें वर्ड यूज हो रहा है रिलेटेड का। अब ये जो रिलेटेड का वर्ड यूज हो रहा है इसका समझें। देखें, रिलेटेड का मतलब होता है दो चीजें हैं। पहले तो रिलेटेड में दो चीजें होना जरूरी हैं और इन दो चीजों का आपस में जुड़ा होना रिलेटेड कहलाता है। जैसे रिलेटिव्स होते हैं, रिलेशन होता है, रिलेटेड है, इसमें दो ही लोग होते हैं ना यार दोस्त। आप ये तो नहीं बोल सकते मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप है। ओ भाई, खुदा को मान। तो रिलेशनशिप होने के लिए भी दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। रिलेटेड होने के लिए भी दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो रिलेटेड गुड्स के लिए दो प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी है और उन दोनों का आपस में जुड़ा होना ज़रूरी है। अब रिलेटेड गुड्स के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक सब्स्टिट्यूट्स कहलाते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूट्स तमाम वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, यूज इन प्लेस ऑफ वन एंड अनदर। यानी समझ में ये आया कि जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। पेप्सी और कोक हो गया, चाय और कॉफ़ी हो गई, ठीक है, बिरयानी और पुलाव हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, पेट्रोल और सीएनजी हो गया। तो ये तमाम आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। पैंट शर्ट और शलवार कमीज़ हो गई। तो कहने का मकसद क्या है कि जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो तमाम वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। नेस्ले का पानी और एक्वाफीना हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मकसद क्या है कि ये आपके पास सारे क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है ये दोनों वो चीज़ें होती हैं जो मिल के इस्तेमाल होती हैं। सब्स्टिट्यूट्स तो वो होते थे ना जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ के इस्तेमाल होते हैं। जैसे गाड़ी और पेट्रोल, तो गाड़ी और पेट्रोल जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़ के इस्तेमाल होंगे। क्रिकेट खेलनी है तो बैट एंड बॉल, रैकेट खेलना है तो जाहिर सी बात है रैकेट हो गया और साथ शटल कॉक हो गई आपके पास। तो कहने का मकसद क्या है कि वो तमाम चीज़ें जो एक दूसरे के साथ जुड़ के इस्तेमाल होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स कहलाती हैं। जैसे चाय की पत्ती और दूध मिलेगा तो चाय बनेगी, कॉफ़ी और क्रीम, कॉफ़ी है आपके पास। तो कहने का मकसद ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्स तमाम वो चीज़ें होती हैं जो साथ इस्तेमाल होती हैं, यूज टुगेदर और जॉइंटली डिमांडेड। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्स किसे कहते हैं और सब्स्टिट्यूट्स किसे कहते हैं। अब जब हम सब्स्टिट्यूट्स में आते हैं तो लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूट्स में भी दो प्रोडक्ट्स होना ज़रूरी हैं। तो हमने एग्जाम्पल ले ली, मटन या बीफ की एग्जाम्पल ले लें या फिर कॉफ़ी या चाय की एग्जाम्पल ले लें। देखें, मटन और बीफ भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, कॉफ़ी और टी भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अब अगर मटन महंगा हो जाता है, मटन की प्राइस बढ़ जाती है, मटन महंगा हो जाता है, तो लोग मटन खाना कम कर देंगे। और जब लोग मटन खाना कम कर देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली बीफ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बीफ की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो समझ में क्या आया, सर मटन की प्राइस बढ़ने की वजह से मटन की अपनी डिमांड तो कम होगी, लेकिन मटन की प्राइस बढ़ने की वजह से जो मटन का सब्स्टिट्यूट है बीफ, उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई आपके पास। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ रही है और दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ रही है और दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो ये दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ ना। एक बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव तो तब होता है ना जब एक बढ़ता है एक कम होता है। तो यहाँ पर तो एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा।
प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट इज इन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद डिमांड ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट। देखें ना, कॉफी और टी ये दोनों भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। कॉफी की अगर प्राइस बढ़ जाती है कि कॉफी तो अपनी डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन जब कॉफी महंगी होगी तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे किसकी तरफ, चाय की तरफ, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या समझ में आया, कॉफी की प्राइस बढ़ने की वजह से चाय की डिमांड बढ़ गई आपके पास। तो सब्स्टिट्यूट के केस में एक सब्स्टिट्यूट का दूसरे सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किस तरीके से, एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम ग्राफ के तरीके से बनाएं तो ये देखें, टी एंड कॉफ़ी की मैंने एग्जाम्पल बनाई हुई थी। तो टी और कॉफ़ी की जब आप बात करेंगे तो अगर टी की प्राइस कम हो रही है, टी की प्राइस यानी चाय की प्राइस कम हो रही है, तो चाय की अपनी डिमांड बढ़ेगी। चाय की डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि चाय की प्राइस कम हो गई। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, और जब लॉ ऑफ डिमांड होता है तो एक ही डिमांड कर्व बनता है और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ऐसा ही है ना। तो ये देखें, ये मैंने चाय का ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। यहाँ मैंने प्राइस लिख दी, यहाँ मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिख दी। मैंने एज्यूम कर लिया कि पहले 50 रुपये की चाय थी, तो 50 रुपये पे 100 कप बिक रहे थे, तो 50 और 100 को मैंने ए का नाम दे दिया। फिर प्राइस कम होके 40 हो गई, तो 40 पे डिमांड बढ़ के 200 हो गई, तो मैं ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पर आ गया, और इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व। लेकिन जब चाय सस्ती हुई तो बहुत सारे लोग कॉफ़ी छोड़ के चाय की तरफ आ गए, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब कॉफ़ी की डिमांड इसलिए कम हुई कि कॉफ़ी महंगी हो गई, नहीं, कॉफ़ी की डिमांड इसलिए कम हुई कि कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया। तो बहुत सारे लोग कॉफ़ी छोड़ के चाय की तरफ आ गए, जिसकी वजह से चाय की डिमांड बढ़ गई और कॉफ़ी की डिमांड कम हो गई। अब कॉफ़ी की डिमांड जब कम हुई तो ये प्राइस की वजह से, कॉफ़ी की अपनी प्राइस की वजह से तो नहीं कम हुई ना, तो ये नॉन प्राइस फैक्टर हो गया, अदर फैक्टर हो गया। और जब भी अदर फैक्टर होता है, मैंने क्या बताया था, दो डिमांड कर्व बनेंगे आपके पास। अब जब मैं दो डिमांड कर्व बनाऊंगा तो मैंने अज्यूम किया कि वही वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड आ गया। अब मैंने कीमत रखी 100, दो डिमांड कर्व मैंने बनाने, क्योंकि अदर फैक्टर है, नॉन प्राइस फैक्टर है। अब 100 रुपये पे पहले जो डिमांड थी वो 70 थी, लेकिन अब डिमांड कम होके कितनी हो गई है, 50 हो गई है। तो पहले वाली डिमांड कर्व को हम डी बोलेंगे और बाद वाले को D1 बोलेंगे। अब यहाँ डिमांड कम हुई है ना यार, जब डिमांड कम हुई है तो बाहर वाला डी और अंदर वाला D1 कहलाएगा, और एरो अंदर की तरफ बनेगा आपके पास, तो शिफ्ट इनवर्ड हो जाएगा आपके पास। तो क्लियर हमें ये हुआ कि सर चाय और कॉफ़ी का जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई वो इस तरह से बनाई कि चाय की अपने केस के अंदर तो लॉ ऑफ डिमांड था, लेकिन कॉफ़ी के केस में अदर फैक्टर्स था। तो कॉफ़ी के केस में दो डिमांड कर्व बने, शिफ्ट इनवर्ड हुआ क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड हमने कम की। और चाय के केस में जो है वो हमने क्या किया, हमने लॉ ऑफ डिमांड लगाया था, तो एक ही डिमांड कर्व बना और एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर गए। तो ये सब्स्टिट्यूट्स का था, और ये जो भी बात हमने की है वो यहाँ पर मैंने जो है वो लिख के बताई हुई है। आप रीड करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो कॉम्प्लीमेंट्स है। अब कॉम्प्लीमेंट्स के केस में क्या होगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट के केस में मैंने चाय और मिल्क की एग्जाम्पल ली है। चाय और मिल्क का मतलब यहाँ चाय की पत्ती है और मिल्क का मतलब दूध हो गया, ये दोनों मिलेंगे तो चाय बनेगी ना यार। अब चाय की पत्ती की बात की तो हमने कहा भाई देखें, चाय की पत्ती जो है उसकी कीमत कम हो गई। जब चाय की पत्ती सस्ती हो गई तो लोगों ने ज़्यादा चाय की पत्ती खरीदी। अब वो खरीद के घर में रखने के लिए थोड़ी ना उन्होंने खरीदी होगी, इस्तेमाल करेंगे। जब चाय की पत्ती सस्ती हो गई है और आपने ज़्यादा खरीद ली है, तो इसको चाय बनाने के लिए आप ज़्यादा दूध भी तो खरीदोगे। तो क्लियर क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्स के केस में अगर एक कॉम्प्लीमेंट सस्ता हो जाता है तो वो तो ज़्यादा, उसकी डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट की भी डिमांड बढ़ेगी। मतलब अगर चाय सस्ती होगी तो दूध ज़्यादा बिकेगा। कॉफ़ी और क्रीम ले लें, कॉफ़ी अगर सस्ती होगी तो क्रीम ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि लोग कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग क्रीम भी ज़्यादा खरीदेंगे। तो समझ में हमें ये आया कि एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस का दूसरी कॉम्प्लीमेंट की डिमांड के साथ
इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसे? ये देखें, इसकी प्राइस कम हुई टी की तो मिल्क की डिमांड बढ़ गई, तो एक की प्राइस कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है ना यार। तो समझ में हमें ये आया कि इन दोनों का आपस में इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो कॉम्प्लीमेंट्स के केस में एक कॉम्प्लीमेंट की डिमांड का या एक कॉम्प्लीमेंट की जो प्राइस है और दूसरे कॉम्प्लीमेंट की जो डिमांड है, इन दोनों का आपस में जो है वो नेगेटिव या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब चाय के केस में प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, एक ही डिमांड कर्व बनेगा। और जब हम एक ही डिमांड कर्व बनाएंगे तो ये देखें, ये इस तरह से बनेगा जैसे हमने पहले भी बनाया है। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, प्राइस कम हो गई, पी से P1 पे आ गए, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, क्यू से Q1 पर आ गए, और ए वाले पॉइंट से मूव करके बी वाले पॉइंट पर आ गए। और जो मिल्क के केस में डिमांड बढ़ गई थी, तो दूध की डिमांड इसलिए बढ़ गई थी, मिल्क की डिमांड इसलिए बढ़ गई थी कि सस्ता हो गया था दूध? नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट सस्ता हो गया था तो ही ये ज़्यादा बिकने लग गया। तो हमें क्लियर ये हुआ कि जो मिल्क की डिमांड बढ़ी है वो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से बढ़ी है। और जब भी नॉन प्राइस फैक्टर होंगे तो दो डिमांड कर्व बनेंगे ना यार, और इसमें डिमांड बढ़ी है, जब डिमांड बढ़ेगी तो वही दो डिमांड कर्व बनाओगे आप। अब बढ़ाइए डिमांड तो बाहर वाला D1 और अंदर वाला D कहलाएगा, तो ये कहलाएगा शिफ्ट आउटवर्ड्स या शिफ्ट टू द राइट कहलाएगा आपके पास। तो क्लियर ये हुआ है कि जब भी अदर फैक्टर होता है तो दो डिमांड कर्व बनते हैं, और जब लॉ ऑफ डिमांड होता है तो एक डिमांड कर्व बनता है। कॉम्प्लीमेंट्स के केस में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है, और सब्स्टिट्यूट्स के केस में प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है, यानी एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है सब्स्टिट्यूट्स के केस में। और कॉम्प्लीमेंट्स के केस में एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस का दूसरे कॉम्प्लीमेंट की डिमांड के साथ इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स का। ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ भी है, जो नोट्स आपके पास मेरे आएंगे उसमें ये प्रॉपर्ली इसी तरह से लिखे हुए होंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। फिर जो पांचवा हमारे पास है, सेकंड लास्ट है, वो एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है और कम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन है कि भाई आज रात 12 बजे से जो है वो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, 500 रुपये लीटर हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? पेट्रोल पंप पे रश लगा देंगे, घर में से पतीले भी ले जाएंगे, पानी की बोतलें खाली करके वो भी ले जाएंगे। भाई एक बात बताओ, क्या पेट्रोल अभी महंगा हुआ? नहीं, पेट्रोल तो रात 12 बजे के बाद महंगा होगा। अभी क्या हुआ? अभी डिमांड बढ़ गई। ये बताओ, अभी जो डिमांड बढ़ गई है, जो रश लग गया, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई ना। ये डिमांड इसलिए बढ़ी है कि पेट्रोल अभी सस्ता हो गया है? नहीं सर, कल का सोच के कि कल महंगा होगा, लोग आज ज्यादा खरीद रहे हैं, तो आज की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। आज डिमांड इसलिए बढ़ी कि आज पेट्रोल सस्ता हो गया? नहीं, तो ये हो गया अदर फैक्टर। और ये अदर फैक्टर क्या हो गया? एक्सपेक्टेशंस में आएगा। तो सर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है और कम हो सकती है, यानी डिमांड का शिफ्ट इनवर्ड कर सकता है या शिफ्ट आउटवर्ड कर सकता है आपके पास। लास्ट हमारे पास जो इसमें आ रहा है वो वेदर कंडीशंस है। वेदर कंडीशन के अंदर हमने भी यही पढ़ा है कि वेदर कंडीशन की वजह से भी डिमांड में चेंज आ सकता है। कैसे? देखें, जब हम वेदर कंडीशन की वजह से बात करते हैं तो गर्मियों में आइसक्रीम ज़्यादा खाई जाती है, और सर्दियों में जितनी गर्मियों में आइसक्रीम खाई जाती है उससे कम। तो हम यूँ कह सकते हैं कि गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा और सर्दियों में आइसक्रीम की डिमांड कम होती है। अब एक बात बताएं, गर्मियों में आइसक्रीम इसलिए ज़्यादा बिक रही है कि गर्मियों में आइसक्रीम सस्ती हो गई है? नहीं सर, वेदर की वजह से ऐसा है। और सर्दियों में आइसक्रीम कम खाई जा रही है क्योंकि सर्दियों में आइसक्रीम महंगी हो रही है? नहीं सर, वेदर कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से सूप की एग्जांपल लें, सर्दियाँ होती हैं सूप ज़्यादा पिया जाता है, गर्मियाँ होती हैं सूप कम पिया जाता है। इसका रीज़न प्राइस तो नहीं है ना, मौसम है। तो क्लियर ये हुआ कि वेदर कंडीशन की वजह से भी जो डिमांड है वो बढ़ सकती है और कम हो सकती है बिना कीमत को बढ़ाए या कम किए हुए। तो जो टोटल 6 अदर फैक्टर्स हमने पढ़े हैं डिमांड के, लॉ ऑफ डिमांड के, उसमें पहला इनकम था, दूसरा एडवर्टीजमेंट था, तीसरा हमारे पास टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड था, चौथा हमारे पास रिलेटेड गुड्स था। रिलेटेड गुड्स के अंदर सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स थे। सब्स्टिट्यूट्स में एक सब्स्टिट्यूट का दूसरे सब्स्टिट्यूट के साथ, एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस का दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड के साथ
जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप था, और सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स थे रेटेड गुड्स के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस का दूसरे कॉम्प्लीमेंट की डिमांड के साथ इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप था, फिर एक्सपेक्टेशंस था, और फिर वेदर कंडीशन था। यहाँ पर हमारे पास डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो लॉ ऑफ सप्लाई और सप्लाई के अदर फैक्टर्स होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।